बच्चों कैसे हो। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान में प्राणियों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैसा कि हमने पहले पाठ में हमने पढ़ा पादपों में पोषण। पादप जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, लेकिन जंतु ऐसा नहीं कर सकते। जंतु जो हैं वो अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतु अपना आहार बनाते हैं जो पौधों को खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खा लेते हैं। तो मानव सहित सभी जीव को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब कि मानव को भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? तो उसके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने, गतिशील बनाए रखने और उसकी वृद्धि के लिए उसकी ज़रूरत होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन की ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि शामिल होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं, इनके जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे सीधे रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए, हम जो भोजन लेते हैं, मान लीजिए ये आपका जटिल पदार्थ है और इसका सरल पदार्थों में रूपांतरण होना जरूरी हो जाता है, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। और ये जो आपका जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटता है उसे हम विखंडन बोलते हैं, और इस प्रक्रम को, इस पूरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। खाद्य अंतग्रहण की विभिन्न जो विधियाँ होती हैं वो कैसी होती है कि भोजन के अंतग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग तरीके से जंतु हुए, प्राणी हुए, मनुष्य हुआ, ये अलग अलग तरीके से मतलब भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी एवं हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं, मतलब इनका रस चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। आपने अजगर को देखा होगा, वो पूरा ही निगल जाता है लोगों को। कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं वो क्या करते हैं, तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उसे खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये कौन सी मछली है, स्टारफिश, तारा मछली। यहाँ इस स्टारफिश मछली को देखिए, ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उन्हीं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार जो होता है वो धीरे धीरे पचता है। आहार ग्रहण करने की जो विधियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी, और ये सब कैसा चूसना, इस तरीके के अलग अलग तरीके से लोग क्या होता है भोजन को ग्रहण करते हैं। मानव में जो पाचन की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है कि हम अपने मुंह द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं और उसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में हम बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत यानी बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती हैं, मल द्वार अथवा गुदा, ये सभी भाग मिलकर पाचन नली का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा पाचन तंत्र है, ठीक है। ये रहा आपका मुख, ये लाल ग्रंथि, ये ग्रसिका हुई आपकी, ये जो है ये आपका यकृत है, ये आपका पित्ताशय, ये जो पिंक कलर का है, ये जो भाग है ये आपका अमाशय, अमाशय यानी जठर, इसको हम जठर भी बोलते हैं। ये हुआ अन्नाशय, ये आपका क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, और ये जो आपकी ये वाली है ये आपकी क्या है, बड़ी आंत है, और ये मलाशय और ये गुदा। ये हमारे पाचन तंत्र की रचना है। भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है
जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति यानी आंतरिक दीवार जो होती है वो क्षुद्रांत, ये छोटी आंत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाल रस ग्रंथि, यकृत, अन्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती है। यकृत जो होता है वो क्या करता है, एक पाचक रस जो होता है वो निकालता है, जिससे वो हमारे भोजन में मिल जाता है और हमारा भोजन उससे उन पाचक रस द्वारा जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदलता है। आहार नली जो होती है उससे संबंधित जो ग्रंथियाँ होती है वो पूरा पाचन तंत्र की रचना करती है। अब हम इनके बारे में अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे कि मुख्य गुहिका क्या होती है। भोजन का अंतःग्रहण मुख्य द्वारा होता है। भोजन आप मुंह के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया होती है भोजन की वो मुंह के द्वारा ही होती है। अब यहाँ हम देखेंगे कि भोजन हम मुंह में रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस जाते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्ती का मतलब धंसा हुआ था। ये देखिए आपके दांत की रचना, यहाँ पर ये देखिए ये दाढ़ है, ये क्या करते हैं, इनको ये काटने वाले दांत हैं, ये चबाने वाले दांत हैं। इस तरह से अलग अलग दांत भी होते हैं अपने उसमें मुंह में कि अब यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि दूध के दांत और स्थायी दांत किसे कहते हैं। दूध के दांत आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं साल भर के, 1.5 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, तो उनके जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, दूध के दांत होते हैं। फिर कुछ समय बाद में जब वो 6-7 साल के होते हैं, उस उम्र में उनके दांत जो होते हैं वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। और उसके बाद में जो दांत आते हैं वो कैसे दांत आते हैं, वो स्थायी दांत आते हैं जो लगभग वृद्ध अवस्था तक रहते हैं। वृद्ध अवस्था में भी किसी किसी के दांत गिरने लगते हैं। इस ढंग से हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस स्त्रावित करती है। लाल रस का काम क्या है, लाल रस जो होता है वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। चावल जैसी मतलब वस्तुएं जो हम खाते हैं, कोई भी कार्बोदीत पदार्थ हम खाते हैं उसको वो क्या करता है, शर्करा में मतलब स्टार्च में जो होता है वो बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है। ये हमारा जीभ का चित्र देखिए आप, ये हमारी जीभ है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की और मुंह गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग जो होता है वो स्वतंत्र होता है, जिससे मतलब आपने देखा होगा आपकी जीभ हिलती है, इधर उधर घूम सकती है, तो ये भाग जो होता है ये हमारा स्वतंत्र होता है जो किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। मिठाई और दंत क्षय। मिठाई चॉकलेट जैसी वस्तुओं को हमें कम खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दांत जो होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, उनमें सड़न लग जाती है। दांत के कुछ रोग होते हैं, पायरिया जैसी बीमारी होती है वो होने लगती है आपकी। इसलिए और कभी भी आप गर्म चीज़ खाएं और उसके बाद तुरंत ही आप एकदम ठंडा पानी पिएं, ये भी आपको नुकसान करता है। तो ऐसी चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, जिसके कारण हमारे दांत जो होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, नुकसान होता है उनको। प्रतिदिन उनको क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए ब्रश से। सुबह भी साफ़ करना चाहिए और रात को जब आप उठें तब भी आपको उसको साफ़ करना चाहिए। जीभ के कार्य की हम बात करेंगे तो हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में जो लार होती है वो क्या करती है, उसको मिलाने का कार्य करती है और निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिससे की सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ के द्वारा ही हमको अलग अलग पता चलता है कि भाई ये पदार्थ खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है। जीभ के पीछे के भाग में जो होता है वो कड़वा पदार्थ बताता है। जीभ के साइड में होता है वो आपको खट्टा बताता है और जीभ के आगे का भाग होता है वो आपको नमकीन और मीठा स्वाद बताता है। भोजन नली जो ग्रसिका होती है उसके बारे में बताएंगे। ये रही आपकी ग्रसिका, भोजन नली के बारे में कि निकला हुआ भोजन जो होता है वो ग्रास नलिका अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती
हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप भ्रमण द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ये देखिए, ये आपका भोजन और ये यहाँ से धक्का देके ये यहाँ इस तरह से जाता है। कभी कभी हम ज़्यादा भोजन कर लेते हैं या तो ये क्या करता है, वामिट द्वारा हमारे क्या हो जाता है, बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा आमाशय है। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल सबसे छोटा भाग है। यह एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों की, आपको क्या है, एकदम से हिचकी आने लगती है, खाते खाते खांसी जैसा एकदम उठने लगता है। तो वो क्यों होता है कि कभी कभी हम जल्दी जल्दी अथवा खाते समय बात करते हैं तो हमको खांसी उठ जाती है, हिचकी आती है, या एक घुटन का अनुभव होता है। ये क्या होता है कि एक खाद्य कणों के श्वास नलिका में प्रवेश करने के कारण होता है। हमारी श्वास नली और अन्य नली एक साथ होती है, अलग अलग है लेकिन एक साथ ही है, इसलिए कभी कभी श्वास नलिका में जो कण चला जाता है तो वो कण के कारण जो होता है श्वास नलिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस क्रिया को रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी से भेज देती है। संयोगवश भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करते हैं तो हमें घुटन सा अनुभव होता है और क्या होती है, हिचकी आती है, खांसी उठती है। आमाशय का आंतरिक स्तर, आमाशय के हम इसके आंतरिक स्तर के बारे में बात करें तो इसमें श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्म आमाशय की आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस यानी प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्षुद्रांत की यानी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो आपकी कितनी होती है, 7.5 मीटर ये लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित रचना होती है, मतलब कुंडली आकार की होती है। ये यकृत तथा अन्नाशय से स्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति मतलब इसकी दीवार में से कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है वो क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे हम क्या करते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस जो होता है वो आपका कहाँ पर संग्रहित होता है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस वसा यानी चर्बी के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। अमाशय के ठीक नीचे स्थित अन्नासिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ जो भोजन होता है वो अब क्षुद्रांत से निचले हुए भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण रूप कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा यानी चर्बी अम्ल और ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। क्षुद्रांत में जो शोषण होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी आंत में क्या होता है कि पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर कहाँ जाता है, आपका क्षुद्रांत की भित्ति यानी दीवार में से क्या होता है, स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। क्या बन जाता है, उससे खून बन जाता है और वो क्या कहाँ चला जाता है, रुधिर वाहिकाओं में, मतलब जो नलियाँ होती हैं ब्लड की उसके अंदर चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति आंतरिक दीवार पर अंगुली की समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम तथा रसांकुर कहते हैं।
दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल छिद्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला जाता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित शरीर की इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है, ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का ये भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बृहद्रांत में भेज दिया जाता है। बृहद्रांत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर की होती है। आपकी बड़ी आंत जो होती है वो कैसी होती है? 1.5 मीटर की होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाला जाता है जिसे निष्कासन की क्रिया कहते हैं। ये हमने जो भी पाचन क्रिया आपने देखी ये मनुष्य के बारे में थी, लेकिन प्राणियों में किस तरह से इनका होता है। तो घास चरने वाले कुछ जो जंतु होते हैं वो किस तरह से पाचन करते हैं, वे क्या करते हैं उस समय, जैसे कि गाय हुए, भैंस हुई, घास खाने वाले जो शाकाहारी जंतु होते हैं वे क्या करते हैं कि उन्हें कुछ समय लगता है और वो आपने देखा होगा भैंस या गाय को वो अक्सर क्या होती है मुँह चलाती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जुगाली बोलते हैं। तो वो इस तरह से अपने भोजनों को पचाती हैं। वे लोग क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं और उस भाग को हम क्या बोलते हैं? रूमेन कहते हैं। रूमिनेट में अमाशय के 4 भागों को बांटा जाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कर कहते हैं, परंतु बाद में जंतु को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और उसे बार बार चबाते रहता है। इस प्रक्रिया को हम रोमंथ यानी जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमेंट तथा रोमैंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे रूमिनेंट अथवा रोमैंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन से सेल्यूलोज का जानवरों में क्या होता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। घोड़ा, खरगोश तथा आदि में क्षुद्रांत एवं बृहद्रांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी रचना होती है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं। जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र होता है। वे लोग किस तरह से अपना भोजन लेते हैं कि अमीबा के बारे में यह बताया गया कि अमीबा जो होता है वो जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशी जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है एवं गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुलों के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाप कहते हैं। इसके प्रवर्ध को हम क्या बोलते हैं? पादाप कहते हैं, जिन्हें गति देने वाले भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है जो इसे भोजन का आभास होता है। तो यह खाद्य के कण चारों ओर पादप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यधानी में फंस जाते हैं। ये देखिए ये अमीबा है, ये इसकी खाद्यधानियाँ, ये खाद्य कणिका है, ये इसके जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। ये वक्षेपित अपशिष्ट मतलब नहीं पचा हुआ बाहर फेंक दिया, ये इसका क्या है? केंद्रक है। खाद्यदानी में से ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में लगभग समान रूप से होता है।
जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब मनुष्य जाति हुई, प्राणी जाति हुई, जो भी हुई, वनस्पति को छोड़कर जो भी प्राणी जंतु लोग होते हैं वो भोजन होते हैं तो उनके लगभग पाचन की जो क्रिया होती है लगभग एक जैसी होती है कि वो लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं और सरल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में बदल जाने के बाद में क्या होती है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है शरीर को। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा बच्चों, वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन ग्रहण की विधियों एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से भोजन मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख, गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां कौन सी हैं? लाल ग्रंथि, यकृत एवं अन्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत की भित्ति भी पाचक रस स्त्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण की विधियाँ भिन्न हैं। पोषक एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल होता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत तथा स्त्रावित पित्त अन्नाशय के अनुवांशिक रसस्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति एवं स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे हुए अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। आई होप ये लेसन आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।